चलो गाइस आज स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। आज मैं आपको बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, जो भी इसके स्टेप्स होते हैं गाइस इंस्टॉलेशन के, कैसे उसको यूज करना पड़ता है, कैसे सेल्सफोर्स का जो अपना डेटा होता है फिर फाइल्स होती है वो पुल कर सकते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। सो ऐसा है कि विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले कुछ आपको डाउनलोड्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिए नेसेसरी डाउनलोड्स के। डाउनलोड क्या करना है आपको, ओपन और जो है अडोप्ट ओपन जेडीके 11.11 यू, ये इसका वर्जन है, ये इंस्टॉल डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड कहाँ से करोगे आप? तो कुछ नहीं, आप गूगल पे चले जाना, यहाँ पे डाल देना अडोप्ट ओपन जेडीके 11 यू करके। ये आपको एक लिंक मिलेंगे गाइस, इस लिंक पे चले जाना। ठीक है, इस लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज वर्जन। अल्टीमेटली हम गाइस जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि जब विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज करते हैं तो कुछ कुछ उसके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं जावा के ऊपर, मतलब जावा उसको रन करता है, तो जावा आपके सिस्टम में होना जरूरी। तो पहली स्टेप है आपको कि ओपन जेडीके जो है, जो मैंने बोला है कि अडोप्ट ओपन जेडीके इंस्टॉल कर लेना। तो इस लिंक पे गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज अ वर्जन। यहाँ पे वर्जन ले लेना ओपन जेडीके 11 LTS और यहाँ पे चूज करना JVM को हॉटस्पॉट एंड लेटेस्ट रिलीज को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो जब आप डाउनलोड करोगे गाइस तो आपको यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हुई की मिलेंगी ओपन जेडीके, समथिंग आई थिंक 165 MB की कुछ है। ये आप सबसे पहले डाउनलोड कर लो। इसके बाद दूसरा आपको डाउनलोड करना है VS कोड सेटअप। VS कोड कैसे आप डाउनलोड करोगे? तो आप जाना गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना VS कोड सेटअप। इतना भी किया आपने तो आप यहाँ पे जाओगे, लैंडिंग करोगे, इसको ओपन कर लेना। ठीक है, अभी के लिए मेरे को एरर दे रहा है, लेकिन आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। VS कोड ये सेटअप है उसका, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी है, वो है सेल्सफोर्स CLI। तो आप इसको गूगल में टाइप कर लेना, सेल्सफोर्स CLI करके एंटर करना। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा सेल्सफोर्स CLI का, यहाँ पे चले जाना। यहाँ पे आपको मैकओएस का मिलेगा, विंडोज का मिलेगा, लिनक्स का मिलेगा। तो अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो तो विंडोज सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेना डाउनलोड फॉर विंडोज 64। तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ये वो फाइल है SFDX X64, जो कि CLS की फाइल है। यहाँ पे CLI की फाइल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, CLI लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात गाइस ये कि जो तीनों फाइल से अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख देना। ये मैंने स्टेप्स बताई। इन शॉर्ट अगर आपको चाहिए तो अपनी जो वेबसाइट है silvermicrosystems.com/सॉफ्टवेयर यहाँ पे कर देना सॉफ्टवेयर, और एंटर अगर आप करते हो तो ये तीनों जो फाइल्स है मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखी है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हुए गाइस डाउनलोड के बाद कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए VS कोड को प्रॉपरली रन करने के लिए, नेसेसरी डाउनलोड से। एक बार आपने इसको कर लिया तो सबसे पहले क्या करो, जो हमने वो जेडीके जो इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया था ना, उसको पहले इंस्टॉल करो। मतलब क्या, तो जो ओपन जेडीके है इसको सबसे पहले इंस्टॉल करो। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे गाइस तो इंस्टॉलेशन के बाद इसका एक सेटअप करना पड़ता है। वो सेटअप आपको बताता हूँ, सेटअप क्या करना पड़ता है आपको, और ये सेटअप करना क्यों जरूरी है।
जो बता रहा हूँ मैं। क्या होता है ना, जब आप ओपन जेडी को इंस्टॉल करते हो और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जरा जाके चेक करते हो, यहाँ पे टाइप करके अगर देखोगे SFDX, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो अपना CLI है, जो कि जरूरी है अपने को विजुअल स्टूडियो कोड में यूज करने के लिए, वो इंस्टॉल है कि नहीं है। तो जब आप यहाँ पे अगर एंटर करोगे SFDX और एंटर डालने के बाद एंटर मारोगे तो ये ऐसा आपको एरर देता है that SFDS is not recognized as internal and external command, मतलब उसको जो है SFDX मिल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि CLI मैंने अभी तक इंस्टॉल किया नहीं है। आप कर लेना इसको, ओपन जेडी के डालने के बाद ये भी डाल देना, ये भी डाल देना। सो आई रिपीट, ओपन जेडी को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये जो CLI है इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेना। तीनों आपका सेटअप हो जाएगा। तीनों सेटअप होने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना और SFDS करके टाइप करना, तो आपको ऐसा एरर देगा कि SFDS इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये है कि आपका CLI जो है एक्सटेंशन वो रन नहीं हो रहा है करके। तो इसके लिए गाइस एक सेटअप करना पड़ता है, वो सेटअप ध्यान से देखो, ये सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटअप क्या है, आपको जावा होम का सेटअप करना पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या सेटअप करना है, देखो ध्यान से देखो। जब आप ओपन जेडी को इंस्टॉल करते हो, वो C ड्राइव में कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगा, प्रोबेबली प्रोग्राम फाइल्स में होगा या फिर प्रोग्राम फाइल्स x86 में होगा, चेक कर लो। तो जब मैं यहाँ पे गए प्रोग्राम फाइल्स में, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा अडोब ओपन जेडीके, और इसको मैंने इंस्टॉल किया था। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, फिर इसके अंदर और एक फोल्डर मिलेगा जेडीके का, इसको भी ओपन करना है, और ऊपर में जो लिंक है ये लिंक को कॉपी करना है, और फिर आपको जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में आपको करना है राइट क्लिक, फिर जाना है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक, मेरे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सिस्टम का वगैरह सेटिंग करते हैं, तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आपको जाना है। तो जब आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यूजर वेरिएबल की सेटिंग एंड सिस्टम वेरिएबल की सेटिंग। तो अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है, तो आप करना सिस्टम वेरिएबल्स में जाना और न्यू बटन पे क्लिक कर देना, और अगर आपके पास एक ही यूजर है तो सीधा सीधा आप इसमें चले जाना, और आप ये बटन होती है न्यू, इस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे टाइप कर देना जावा होम करके, जावा अंडरस्कोर होम करके, और जो मैंने वहां से पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। ये उसका पाथ था, पेस्ट किया मैंने, और ओके पे क्लिक करूंगा तो अपना ऐसे आपको एक पाथ मिलेंगी, जावा होम, जावा अंडरस्कोर होम, ये पाथ मिल जाएगा। फिर इसको सेव करना है, ओके ओके करके बाहर निकलना है, ये ओके है, बाहर निकल जाना, यहाँ पे ओके है, बाहर निकल जाना। इतना करने के बाद अगर आप फिर से वो कमांड चलाते हो ऐसे डेक्स का, फिर भी आपको ये एरर मिलेगा ऐसे ही, क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं पाया, उसको ले नहीं पाता जो आपने सेटिंग की है। तो एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना, और जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे गाइस, और फिर जब आप एक कमांड डालोगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करोगे, तो आपको ऐसे वर्जन का यूसेज का वगैरह इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिला तो इसका मतलब ही है कि आपकी जो सेटिंग है वो प्रॉपरली हो चुकी है करके। तो ये जो सारी चीजें गाइस, ये सेटअप की बातें हैं, मैंने आपको बता दी। अब क्या करना, आप यहाँ पे टाइप कर देना VS कोड करके, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड करके यहाँ पे चले जाना, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा ओपन हो जाएगा। वैसे ब्लैक कलर का होता है, और काफी अच्छी भी बात की है इन लोगों ने कि बैकग्राउंड इसका ब्लैक दिया है, क्योंकि आंखों पे ज्यादा इसका प्रेशर नहीं आता, तो कोडिंग करने में बहुत दिक्कत जाती है, फिर आंखों में ज्यादा प्रेशर आता है। तो ये मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड।
ये पूरा हो गया सेटअप। तो मैं आ गया यहाँ तक, ये सारी चीजें मैंने कर ली। तो इंस्टॉल VS कोड भी किया मैंने एंड इंस्टॉल CLI भी किया मैंने, ये भी मेरी स्टेप हो चुकी है। इसके बाद क्या करना पड़ता है गाइस, सेल्सफोर्स का एक एक्सटेंशन पैक होता है, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सेल्सफोर्स के बाद बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, जो जो जिसको जिसको नेसेसरी है वैसे वैसे काम करते जाता है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में सिर्फ सेल्सफोर्स की कोडिंग नहीं कर सकते अपन, लेकिन आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ कोडिंग कर सकते हो, लाइक जावा का भी कर सकते हो, PHP का, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। तो जो जो आपको एक्सटेंशन है वैसे वैसे डालो उसके अनुसार। अगर मेरे को सेल्सफोर्स का एपिक्स प्रोग्रामिंग यहाँ पे करनी है तो इसके जो एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं यहाँ पे डालना पड़ता है। तो इसका एक्सटेंशन है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक्स। कहाँ से करेंगे इसको, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में मेनू देखोगे गाइस, यहाँ पे होता है ये वाला एक्सटेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्सेस लिखे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशंस करके, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे टाइप करना सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे जाना है। और जब यहाँ पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल करके बटन मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बटन मिलेगी इंस्टॉल। अनइंस्टॉल क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया है इसलिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल की बटन होती है, उसको प्रेस करना। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे एपेक्स के, तो आप एपेक्स की कोडिंग कर पाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक मिनट अगर मेरे लिए पॉसिबल तो दिखाऊंगा मैं। ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, जब आप इसको इंस्टॉल करो तब आता है। एपेक्स की प्रोग्रामिंग कर पाओगे यहाँ पे, इंटरनेट डीबगर है तो डीबगर आप यूज कर पाओगे। उसके बाद और क्या क्या होता है, CLI इंटीग्रेशन, जैसे हम डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह तभी काम में आता है, बताऊंगा मैं। उसके बाद ऑरा कंपोनेंट, मान लो आपको ऑरा कंपोनेंट, लाइटनिंग कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करने हैं यहाँ से, वो भी कर सकते हो। तो कैसे बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल होती है। और क्या क्या होता है यहाँ पे, विजुअल फोर्स पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, सोकल कर सकते हो, इसलिए सर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन कब, जब आप सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करेंगे तब। तो ये सेल्सफोर्स एक्सटेंशन की बात होगी, ये भी आपकी स्टेप हो गई। तो अभी इतना करने के बाद गाइस आप सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक आधा नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए गाइस, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पे व्यू करके बटन होती है, आई मीन मेन्यू होता है, व्यू करके मेन्यू होता है और यहाँ पे होता है कमांड पैलेट। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड पैलेट मिलता है आपको। तो ये थोड़ा गरीब वे है करने का। स्टैंडर्ड वे ये है कि आपने इसमें बनाया कि एक शॉर्टकट की बताइए, Ctrl+Shift+P। तो अगर आप Ctrl+Shift+P भी अगर प्रेस कर दोगे तो आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। अब यहाँ से हम नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है SFDX: क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। गाइस ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, क्योंकि क्रिएट प्रोजेक्ट का आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। क्रिएट प्रोजेक्ट के और भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट सेटअप, ये नहीं लेना है अभी के लिए, आपको लेना है क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। ये क्यों लेना है इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जब क्लिक किया तो गाइस कभी कभी ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लगाता है, तो आप नीचे में देखना यहाँ पे, अगर वो टाइम लगा तो यहाँ पे बोलता है कि एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन, ऐसा कुछ बोलता है वो ऐसे थोड़ा उसका स्पिनर चलते रहता है, तो उसको होने देना क्योंकि टाइम लगता है उसको करने में। और जब हो जाएगा उसका काम तो ऑटोमेटिकली ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड, एम्प्टी, ऐसा। मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, आई मीन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। बोलता है कि ठीक है। अब बोलता है कि एक आधा प्रोजेक्ट का नाम दो। मैं बोलता हूँ कि इसका नाम रखो कि मान लो
एयर इंडिया, जो भी आपको नाम रखना है, ये नहीं रखता, एयर इंडिया वाले चल जाएंगे। मैं बोलता हूँ नेशन वीजा, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो रखो। इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और जब आपने एंटर प्रेस किया गाइस, तब आपको पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेव कहाँ पे करना है। मैं बोलता हूँ कि डी ड्राइव में सेव कर लो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ड्राइव में क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं डी ड्राइव में क्रिएट करने गया तो ये थोड़ा मेरा सिस्टम का है, ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है करके इसके ऊपर मैं बोलता हूँ हाँ ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, यस आई ट्रस्ट। तो अब अगर आप ये पैनल में देखोगे तो आपका नेशन वीजा करके एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है लेकिन बना हुआ है, और इसकी एक फाइल भी बनी होती है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फाइल कहाँ पे बनी है, डी ड्राइव में फाइल बनी होंगी, फोल्डर बना हुआ है, देखो नेशन वीजा करके फोल्डर बना हुआ है उस प्रोजेक्ट का। और आपका ये प्रोजेक्ट है, अभी ब्लैंक है वो, लेकिन ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इस पे हम काम करना शुरू करेंगे। सो गाइस, इस प्रकार से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन ब्लैंक प्रोजेक्ट है ये। अब मान लो आपके पास एक आधा कुछ है, एक आधा ऑर्ग है, मान लो ये आपका ऑर्ग है, ये ऑर्ग है। अब इसकी जो फाइल्स है उसको पूल करना है उधर, यहाँ पे यूज करना है आपको, यहाँ पे काम करना है। तो आप क्या करते हो, फिर से आप पैलेट ओपन करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पे फिर से आप पैलेट पे जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट पी करके जाओ, या फिर आप यहाँ से चले जाओ व्यू कमांड पैलेट, उधर पे जंप करोगे आप, यहाँ पे गया। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑथराइज एन ऑर्ग करके, ये नए अगर यहाँ पे लिस्ट आउट हो तो यहाँ पे टाइप कर देना ऑथोराइज एन ऑर्ग, टाइप कर देना, सीधा आ जाएगा। ये करना है आपको, क्योंकि हमें पहले ऑथोरिटी देनी पड़ती है, ऑथराइज करना पड़ता है उस ऑर्ग को, परमिशन पूछना पड़ता है, ऑथराइज एन ऑर्ग। अब बोलता है कि आप जिस ऑर्ग से कनेक्ट करना जा रहे हो वो प्रोडक्शन ऑर्ग है क्या, कि वो सैंडबॉक्स है। क्योंकि आपको पता है गैस कि आप, हम जो डेवलपर लोग काम करते हैं जनरली सैंडबॉक्सेस में काम करते हैं, कॉमन डेवलपर सैंडबॉक्स, उस पर काम करना है क्या आपको, या तो फिर आपको क्यू सैंडबॉक्स पे काम करना है क्या, उसकी फाइल पुल करनी है क्या, या फिर यूएटी की फाइल पुल करनी है क्या, या फिर प्रोडक्शन की, जो भी है वो। अब ऐसा कि मैं फ्री ऑर्ग यूज कर रहा तो मेरा प्रोडक्शन ऑर्ग ही होता है, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्ग यहाँ पे चूज करता हूँ। आपको अगर सैंडबॉक्स लेना तो सैंडबॉक्स जनरली हम सैंडबॉक्स ही लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सैंडबॉक्स है नहीं तो मैं प्रोडक्शन ही लेता हूँ। वो बोलता है कि कोई एक और का एलएस डाल दो यहाँ पे, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे कि मान लो नेशन वीजा, वो डालता हूँ। जनरली हम यहाँ पे क्या डालते हैं, नेशन वीजा का कौन सा ऑर्ग, यूटी ऑर्ग है क्या आपका, या फिर डेव ऑर्ग है क्या, ऐसा नाम डालते हैं यहाँ पे। मेरा प्रोडक्शन है तो मैं प्रोडक्शन डालता हूँ। आई रिपीट गाइस, ज्यादा करके हम प्रोडक्शन पे काम नहीं करते इस सिचुएशन में ऐसा, लेकिन मेरे पास फ्री ऑर्ग है, सैंडबॉक्स नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब आप सैंडबॉक्स से कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप काम सैंडबॉक्स में करते हो, तो यहाँ पे ऐसे डाल देना सैंडबॉक्स, या फिर अगर आपका यूएटी है तो यूएटी डाल देना। जनरली ऐसे नाम रखते हैं। इतना करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये ऑथराइजेशन करने के लिए रेडी है अभी। और जैसे मैंने किया गया मेरे को वो क्रेडेंशियल पूछ रहा है, आपकी क्रेडेंशियल यहाँ पे डालो करके, तो मैं अपनी क्रेडेंशियल डालता हूँ अपने वर्क की, admin@starhealth जो भी है मेरा। तो शायद उसने ऑथराइज किया है इसको, और अगर ऑथराइज किया है गाइस तो यहाँ पे आपको विजुअल फोर्स पेज में ये ऑप्शन मिलेगा, ऑथराइज एन ऑर्ग सक्सेसफुली रैन। मतलब अब आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है आपके सेल्सफोर्स के ऑर्ग के साथ। अब उधर से आप फाइल पुल कर सकते हो यहाँ पे। अब उन फाइल्स को पुल कैसे करते हैं, तो उस फाइल को पुल करने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि ये एम्प्टी है कि नहीं। देखो, तो आपके काम है फोर्स ऐप पे चले जाना, यहाँ पे सारा कुछ होता है गाइस, एप्लीकेशंस होते हैं, ऑरा होते हैं, क्लासेस होते हैं,
ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आया, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्लैंक है। कौन कौन सी क्लासेस है, कुछ नहीं है। कौन कौन से और कंपोनेंट है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बोला था ब्लैंक है। अब अपने को सेल्फोर्स से इसको पुल करना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इसको गाइस पुल करने का सबसे महत्वपूर्ण का जो काम होता है, जो काम में चीज आती है अपनी, वो होती है मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट के अंडर में एक फाइल होती है जिसका नाम होता है package.xml। और यही कारण था जो मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रोजेक्ट यहाँ पे करो क्रिएट, तो बोला था प्रोजेक्ट क्रिएशन विद मैनिफेस्ट फाइल, कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पैकेज का। पैकेज में क्या होता है, पैकेज में हम पूरा यहाँ पे डालते हैं कि कौन कौन से हमें फाइल पुल करनी है उधर से। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे एपेक्स क्लास मैंने नहीं लिखा, ये बाय डिफॉल्ट होता है और एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है। इससे पता चलता है कि मेरे को एपेक्स क्लासेस पुल करने हैं, एपेक्स कंपोनेंट पुल करने हैं, एपेक्स पेज पुल करना है, तो यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज वगैरह पुल होंगे, यहाँ पे आपके एपेक्स क्लासेस पुल होंगे, एपेक्स ट्रिगर पुल होगा, बहुत सारी चीजें पुल होती है। तो मैं आप इसको पुल करके दिखाता हूँ। तो ये जो package.xml की फाइल होती है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट फ्रॉम ऑर्ग। इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्ग से फाइल पुल करनी है, रिट्रीव करनी है। रिट्रीव करना बोले तो पुल करना, लाना। तो ये ऑप्शन में चूज करता हूँ और क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे गाइस, ये यहाँ पे रन होना चालू हो गया। सेलाई इंटीग्रेशन कुछ बोल रहा था, और इसलिए मैंने वो सेटअप करके आपको बोला था वहाँ पे सेलाई इंटीग्रेशन का। जावा में हम जो जावा वगैरह होम किया था उसी के लिए बोला था मैंने। तो ये बोलता है कि मैंने सक्सेसफुली रन कर दिया है, तो आपकी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, जो जो आपने यहाँ पे चीजें दी थी वो आ चुकी है करके बोल रहा है। कैसे पता, जाके देखो अभी। तो आप क्या करो, फोर्स ऐप में जाके चेकअप करो कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह आए हैं क्या। ये देखो गाइस, ये कुछ मैंने क्लासेस बनाए थे मेरे सेल्सफोर्स के वर्क में, तो यहाँ पे अभी आए हैं, रिट्रीव होके आए हैं। और कंपोनेंट्स आए क्या, ये देखो और कंपोनेंट्स भी आए। एप्लीकेशंस आए क्या, एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए नहीं आया। और क्या आया, कंपोनेंट्स आए क्या, कंपोनेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। ऑब्जेक्ट आए क्या, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इस। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है करके, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट है। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, आया क्यों नहीं वो, इसलिए नहीं आया गाइस क्योंकि आपका जो package.xml की फाइल थी ना, यहाँ पे आपने वो कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ही नहीं था, आई मीन टाइप दिया ही नहीं था। तो अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या करो, एक टाइप का जो टैग होता है ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे डालो कस्टम ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कस्टम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको गूगल में मिल जाएंगी, क्या क्या टाइप डालते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, और फिर से रिट्रीव करता हूँ। तो जब मैंने फिर से रिट्रीव किया, यहाँ पे बोल रहा है कि CLI इंटीग्रेशन चला है उसने एंड डेटा को रिट्रीव किया गया है सक्सेसफुली रैम। अब जरा जाके चेक करो कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट्स आए क्या। ये देखो गाइस, एड्रेस, एप्लीकेंट, सिटीजनशिप, तो मेरे कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए थे, वो आ गए हैं अभी। तो गाइस इस प्रकार से जो फाइल्स होते हैं सेल्सफोर्स के, उसको पुल किया जाता है। कौन कौन से करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं package.xml से। और ये जो package.xml होता है, ये मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर होता है। इससे मैंने बोला था कि जो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो मैनिफेस्ट का ऑप्शन लेना, ये फैसिलिटी मिलती है आपको। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट को पुल किया था, तो कस्टम ऑब्जेक्ट आ चुके थे। अब मान लो आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाने हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, एक मेंबर ऐड कर देना पड़ेगा, लाइक अकाउंट। तो अकाउंट आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे किया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको सेव करो, अगर अकाउंट चाहिए अकाउंट भी डाल दो, जितने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए तो डाल दो यहाँ पे। कुछ सिलेक्टेड अगर कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका नाम डाल दो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ।
सो गाइस ये बोल रहा है मेरे को यहाँ पे कि आपने रिट्रीव जो किया वो फेच करके लाया करके सक्सेसफुली रन हुआ करके। तो आप जाके जरा चेक करो ऑब्जेक्ट में अकाउंट आया कि ये देखो अकाउंट भी आया, एंड कॉन्टैक्ट आया क्या, देखो कॉन्टैक्ट भी आया। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्लासेस तो हमने वैसे पुल किए थे, देखो क्लासेस भी आए यहाँ पे, वो तो पुल किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक आधे क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है, अपेक्स क्लास को, वो बताता हूँ मैं आपको। तो आप क्या करो, इस जो क्लासेस है इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एपेक्स क्लास, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं एक क्लास का नाम डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि टेस्ट एबीसी, ये मेरा क्लास का नाम है, एंटर करो। वो बोलता है कि कहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट आप क्लासेस में करो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करो। और जैसे आपने एंटर किया गाइस, आपको यहाँ पे मिला कि एक क्लास क्रिएट हुआ है टेस्ट एबीसी नाम का विथ शेयरिंग कीवर्ड, और इसका कंस्ट्रक्ट भी इसके साथ कॉल हुआ, आई मीन क्रिएट हुआ। तो स्टेटमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो लाइक सिस्टम डॉट डिबग सिंगल कोट में सिल्वर सिस्टम्स, टक 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 टक, इसको सेव करो। तो गाइस क्या होता है ना, जब आप सेव करते हो तो ये आपके बाय डिफॉल्ट जो लोकल फाइल होती है आपकी, मैं आपको बताता यहाँ पे एक इसका फोल्डर बनाया करके नेशन वीजा का, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोर होता है अपने सिस्टम में, सेल्सफोर्स के ऑर्ग में सेव नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्चुअली सेटिंग की थी तो इसलिए वहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, मैं वो सेटिंग निकाल लेता हूँ। गाइस थोड़ी देर पहले मैंने इसको सेव किया था, वो डिप्लॉय भी हो गया उधर, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग की थी ऑटोमेटिकली, वो सेटिंग मैंने निकाल दी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी डालते हो, जब सेव करते हो कंट्रोल एस करके, तो ये जो फाइल होती है, जो भी चेंजेस है आपके लोकल सिस्टम में सेव होता है। ये जो आपका लोकल सिस्टम है यहाँ पे सेव होता है, सेल्सफोर्स के ऑर्ग में नहीं होता। ठीक है, तो सेल्सफोर्स के ऑर्ग में अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है, ध्यान रखना, सेल्सफोर्स के ऑर्ग में अगर डिप्लॉय करना है तो ये फाइल मेरे को अपने जो सेल्सफोर्स के ऑर्ग है वहां पे डिप्लॉय करना। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे ऑप्शन होता है डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। मतलब क्या कि विजुअल स्टूडियो कोड से आपको डिप्लॉय करना है अपने ऑर्ग पे, ये ऑप्शन करो। ये बोलता है कि रनिंग डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल है। तो ये प्रोजेक्ट जिससे भी, जिस ऑर्ग से भी आपका कनेक्टेड होगा, वहां पे ये चीज डिप्लॉय हुई होंगी। अब मैं जाता हूँ अपने ऑर्ग में और यहाँ पे चेक करता हूँ कि वो फाइल, आई मीन जो अपेक्स क्लास है वो आई क्या। सेटअप पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे टाइप करता हूँ अपेक्स क्लासेस, और यहाँ पे देखो जरा तो क्लास आई क्या। उसका नाम था टेस्ट एबीसी, तो टी में जाके करता हूँ क्लिक। गाइज ये देखो टेस्ट एबीसी यहाँ पे आई फाइल, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड से यहाँ पे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। इसको ओपन करके देखो जरा कि वही कोड है क्या। ये देखो हायर सिल्वर माइक्रो सिस्टम्स। तो ऐसे विजुअल स्टूडियो में कोड को, आई मीन क्लास को क्रिएट किया जाता है और उसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, इंटीजर मैंने कर दिया x इक्वल्स टू 100, और जब आप इसको सेव कर दो, तो मैंने बोला था कि ये जो डेटा सेव होता है ये आपके लोकल सिस्टम में जो रिपोजिटरी होती है, उसकी रिपोजिटरी बोलते हैं, उसमें सेव होता है। लेकिन मान लो आप ऐसा चाहते हो कि जब भी आप यहाँ पे चेंजेस करो कुछ भी, लोकल रिपोजिटरी में तो सेव होना चाहिए, प्लस ऑटोमेटिकली आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय भी होना चाहिए। तो आप डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करते थे, यहाँ पे राइट क्लिक करते थे एंड डिप्लॉय करते थे टू दिस सोर्स टू ऑर्ग। तो अगर आपको ये ऑप्शन बार बार नहीं यूज करना है, तो आपको अगर जैसा भी आपको चेंजेस करते हो सेव हो जाना चाहिए, डिप्लॉय हो जाना चाहिए होता। तो उसके लिए एक शॉर्टकट
ठीक है, एक सेटिंग है, वो सेटिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वो सेटिंग क्या है, देखो अपने पैलेट में चले जाओ, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पे टाइप होता है, यहाँ पे टाइप करो गाइस यूजर सेटिंग, बस इतने टाइप करो, यूजर सेटिंग एंटर करो। फिर यहाँ पे टाइप करो डिप्लॉय ऑन सेव करके। गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुश और डिप्लॉय ऑन सेव, ठीक है, इसको आप इनेबल करो। ये जब ऑप्शन पुश और डिप्लॉय ऑन सेव जब करोगे गाइस, तो ये इनेबल हो चुका है। अब क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे, मान लो आपने x इक्वल्स टू किया 200, और जब आप इसको सेव करोगे अभी, आप यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली रन होना चालू गया डिप्लॉयमेंट। सेव तो होता है लेकिन ऑटोमेटिक देखो रन भी हुआ ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो चेंज है आपके सेल्फोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय भी हो चुका है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो, ये देखो ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ये ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बार बार जब आप सेव करोगे ना, बार बार सर्वर को कॉल करेगा तो उतना सर्वर बिजी हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन करने के लिए कर भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पे मैंने बताया कि एक एपेक्स क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे जो चेंजेस है उसको सेव किया जाता है और सेल्फोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय किया जाता है, और वो चीज आप ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हो, वो भी कैसे किया वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी चीज गाइस ये भी है कि आप अपने जो लोकल फाइल है उसका कंपैरिजन जो सर्वर पे फाइल है उसके साथ कर सकते हो। कंपैरिजन के कौन कौन से कोड में चेंजेस है, वहाँ पे क्या है, वो कर सकते हो। तो ये चीज कौन सी होती है वो भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं। आप राइट क्लिक कर देना और यहाँ पे होता है गाइस डिफ फाइल अगेंस्ट ऑर्ग। अगर आप इसको क्लिक करते हो, ये चल रहा है इसका सेटिंग, आई मीन एक्सटेंशन चल रहा है, चलने दो। तो ये देखो उसने दो पैनल ओपन किए। ये जो आपको पहला पैनल मिल रहा है गाइस, ये आपका है, और ये वाला जो है ये सेल्सफोर्स का है। तो मैं एक सेटिंग करता हूँ पहले, सबसे पहले रुको, वो जो मैंने सेटिंग की थी ना उसको निकाल देता हूँ। यूजर सेटिंग ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट वाली, बार बार वो सेव होते रहेगा और बार बार मुझे प्रॉब्लम देगा। सेटिंग निकाल दी मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अपने लोकल फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं करता हूँ पे इंटीजर या फिर स्ट्रिंग करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू हाय बबली, सिंगल कोट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया गाइस, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो लोकल फाइल है और ये आपकी जो सेल्सफोर्स की फाइल है इसमें फर्क कितना है, कौन कौन सी कोड में चेंज है करके, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेंज किया करके बता रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर अगर आप इसका डिप्लॉय करोगे, सेव करके डिप्लॉय करता हूँ मैं, तो ये सारे चेंजेस अपने सेल्सफोर्स के ऑर्ग में चले जाएंगे और दोनों भी अभी आइडेंटिकल हो जाएंगे। बंद कर देता हूँ मैं। स्ट्रिंग नेम है बबली, इसको सेव किया, डिप्लॉय कर देता हूँ, ये रन हुआ। अब मैं इसका डिफरेंस चेक करता हूँ कि मेरे जो ओरिजिनल फाइल है वो और इसमें क्या डिफरेंस है करके। देखो दोनों भी आइडेंटिकल है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। एक काम में कब आता है गाइस कि मान लो जब मल्टीपल डेवलपर लोग एक ही क्लास के ऊपर काम करते हैं, तो पहले चेक कर लेना अच्छी बात होती है कि उसमें और इसमें कुछ है क्या प्रॉब्लम। तो जिसमें सेल्सफोर्स में जाके आप कुछ एडिट करता हूँ, मान लो यहाँ पे करता हूँ मैं कि टीचर z इक्वल्स टू 10। अब मान लो किसी डेवलपर ने अपने ऑर्ग में चेंज किया और यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कुछ है क्या, डिफ चेक में। ये देखो गाइस,
सो शायद मैंने जब भी गलत बोल दिया था। ये जो पहला पैनल होता है ये सेल्सफोर्स का पैनल होता है, एंड सेकंड जो पैनल होता है वो अपने लोकल फाइल का होता है। तो यहाँ पे बता रहा है वो ये सेल्सफोर्स में आपने कुछ किया है, तो हम वैसे फिर यहाँ पे कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है यूजर सेटिंग में, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला, ओवरराइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑन पुश। मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया और वो चेंजेस उस पर ओवरराइड होना चाहिए, तो ऐसा कुछ सेटिंग करने तो वो वाला ऑप्शन है। तो ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया मैंने। डिफ चेकर भी बताया कि अपने लोकल सिस्टम को सेल्सफोर्स के सिस्टम का जो क्लास है उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया। इट इज ऑल अबाउट दी क्लास। इसमें और भी कुछ और सेटिंग्स होती है गाइस बहुत। यहाँ पे हम डेकोरेटर भी, एक एक्सटेंशन आता है, उस एक्सटेंशन डाल के डेकोरेटर भी इजीली ला पाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती है, वो अगली क्लास में आपको कभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास को कैसे क्रिएट करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पे अपना जो ओरा लाइटनिंग कंपोनेंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, वो भी बताता हूँ। तो देखो उसकी सेटिंग क्या है। इसी के ऊपर में गाइस आपको मिलेगा ऑप्शन ओरा का। इस ओरा पे आप राइट क्लिक कर देना, तो यहाँ पे बोल रहा है वो कि क्रिएट ओरा ऐप क्रिएट करनी है क्या, या फिर ओरा कंपोनेंट क्रिएट करना है क्या, इवेंट क्रिएट करना है क्या, ये करना है क्या। मैं बोलता हूँ कि ओरा लाइटनिंग कंपोनेंट बना के दो। ठीक है, बोलता है कि ओरा कंपोनेंट का नाम क्या रखना है। मैं बोलता हूँ कि टेस्ट माय कंपोनेंट, जो भी आपका नाम देना है वो। एंटर प्रेस करो। बोलता है कि सेव कहाँ पे करूँ, तो बोलता है जो बाय डिफॉल्ट उसका ओरा का है उसमें सेव करो अभी के लिए। ठीक है, तो ये देखो गाइस उसने ओरा कंपोनेंट बना दिया। कुछ प्रिंट करना तो कर लो, लाइक सिल्वर सिस्टम्स। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉयमेंट चल रहा है इसका। वो बोलता है कि आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया है हमने, आप चेक करो कि आपके सेल्सफोर्स में ऑर्ग में ये ओरा कंपोनेंट गया कि नहीं गया। तो अब मैं जाता हूँ अपने सेल्सफोर्स के ऑर्ग में, स्विच करता हूँ लाइटनिंग एक्सपीरियंस में। अब जाता हूँ मैं सेटअप में, और सेटअप में मैं टाइप करता हूँ लाइटनिंग कंपोनेंट, या फिर सीधा आप टाइप करो कंपोनेंट। यहाँ पे आएगा गाइस लाइटनिंग कंपोनेंट। तो आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में जितने भी लाइटनिंग कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे आएंगे। तो ये क्लिक करता हूँ मैं लाइटनिंग कंपोनेंट्स पे। तो यहाँ पे देखो गाइस अपना कंपोनेंट दिख रहा है क्या। अपने कंपोनेंट का नाम वैसे मैंने रखा था टेस्ट माय कंपोनेंट। देखो यहाँ पे टेस्ट माय कंपोनेंट आया क्या, डिप्लॉय हुआ क्या। ये देखो गाइस टेस्ट माय कंपोनेंट आया। अब एक बार ये आया तो इसको आप कहाँ पे यूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, मतलब पेज पे यूज करना चाहते हो क्या, क्विक एक्शन पे, अगर आपको प्रॉपर यहाँ पे इंटरफेसेस डाले तो वो सारी चीजें होती है। तो लाइटनिंग कंपोनेंट भी यहाँ पे बना के गाइस आप डिप्लॉय कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको LWC पता है तो आप यहाँ पे LWC का कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, अगर आपको LWC पता है तो ये चीज करना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, LWC का कहीं ना कहीं होता है ऑप्शन। ये देखो LWC, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो तो बोलता है कि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है क्या। मैं बोलता हूँ करो टेस्ट LWC, एंटर एंटर। ये देखो गाइस LWC अभी उसने कंपोनेंट बना दिया। सेव करता हूँ मैं इसको एंड डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, इसका HTML भी बना होगा, HTML है इसका। इसको डिप्लॉय करता हूँ मैं HTML को। ये अलग अलग फाइल बनती है इसकी। बोलता है कि मैंने डिप्लॉयमेंट कर दिया सक्सेसफुली, अब जाके चेक करो। तो मैं जाके चेक करता हूँ लाइटनिंग कंपोनेंट में फिर से एक बार। लाइटनिंग कंपोनेंट में वो LWC वाला कंपोनेंट आएगा जो अभी मैंने बनाया था। ये देखो गाइस माय LWC, ये नहीं है, कौन सा है अपना टेस्ट LWC कंपो। तो रिफ्रेश करता हूँ एक बार।
ये देखो गाइस, टेस्ट LWC कंपोनेंट आपका आ चुका है। एक बार यहाँ पे आ गया डेवलपमेंट करके बाद, तो आपको जहाँ पे यूज करना है करो। तो जैसे आप नॉर्मली लाइटनिंग कंपोनेंट को और लाइटनिंग कंपोनेंट को यूज करते थे, वैसे आप LWC को भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या पे एग्जांपल दिया है, ये देखो, माय वेलकम LWC1 मैंने किया था, जो कि मैंने यूटिलिटी आइटम्स में दिखाया था। तो ये LWC का कंपोनेंट है ये। इट इज ऑल अबाउट दैट कि आप लाइटनिंग कंपोनेंट को भी कैसे यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो क्रिएट करके, एंड LWC भी कैसे कर सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। गाइस, यहाँ तक मैंने कवर किया कि एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड सेल्सफोर्स ऑर्ग से डेटा कैसे पुल किया जाता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट को कैसे पुल करना है, नया एपेक्स क्लास कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है, क्या क्या सेटिंग से होते हैं उसकी, ओरा लाइटनिंग का कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, LWC का कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, वो भी बताया मैंने आपको। अब जो जनरली डेवलपर लोग मोस्ट ऑफ दी जो चीज यूज करते हैं वो होता है ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च, ग्लोबल सर्च मतलब क्या कि मान लो आपको कोई चीज सर्च करनी है, आई मीन मान लो कि एपेक्स क्लास है मेरी, मैं चाहता हूँ कि जो हाई सिल्वर माइक्रो सिस्टम ये किसके अंदर है, आई मीन किस एपेक्स क्लास के अंदर है, ये थोड़ा सर्च करना है मेरे को। ये तो कहाँ पे ना मैं एक एक फाइल को ओपन करके सर्च करते बैठूंगा, सीधा सीधा ग्लोबल सर्च करूंगा। तो कैसे करता है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप एंटर कर दो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, जो भी आपका सर्चिंग का कंटेंट है वो यहाँ पे डाल दो। और जैसे आपने डाला गाइस, ये बता रहा है यहाँ पे कि इसने फाइंड आउट किया है करके। अब यहाँ पे क्लिक कर दो आप, और जैसे आप क्लिक किया, उसने उसके फाइल में जंप किया, देखो फाइल को ओपन किया, क्लास फाइल को, और कहाँ पे उसको हाईलाइट भी किया। गाइस, इसको बोलते हैं ग्लोबल सर्च। मान लो आपको टेस्ट ABC क्लास सर्च करना है, तो यहाँ पे डाल दो टेस्ट ABC। और आपको अगर क्लासेस चाहिए, मान लो आपके टेस्ट ABC नाम का क्लास भी है, कंपोनेंट भी है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है। क्लास चाहिए आपको तो star.cls कर दो, जो क्लास है वो क्लासे आती है यहाँ पे, कंपोनेंट नहीं आते यहाँ पे। तो बड़ी काम की जगह है ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च में चीजें बहुत आसान से मिल जाती है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत क्विकली एफिशिएंटली आप सर्च कर पाते कुछ भी, कि वो कोड कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे फट रहा है, कहाँ पे नहीं फट रहा है, बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हो इस चीज को। तो ये ग्लोबल सर्च बड़ी बड़ी काम की चीज है। सो गाइस, ये सारी डिटेल्स थी ग्लोबल सर्च के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक्स में जितनी चीजें कवर होनी थी मैंने आपको कवर कर लिया, और इट वाज ऑल अबाउट द विजुअल स्टूडियो कोड, एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड एंजॉय द कोडिंग। थैंक यू।